तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जो है अपन शॉर्टेस्ट पॉसिबल रिवीजन जो है नीट के बायोलॉजी के लिए करेंगे। दिस इज हरकितो सिंह। आई एम करेंटली थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट और इस वीडियो में हम लोग प्योरली रिवीजन करेंगे। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो अभी पहली बार चैप्टर को पढ़ रहे हैं, बस उनके लिए है जो एग्जाम से पहले बार बार एनसीईआरटी पढ़ के बोर हो गए हैं बट क्विकली अपने एनसीईआरटी को रिवाइज करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। इकोलॉजी का चैप्टर हमने उठाया है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये जो पहले वाला पन्ना है इसमें अपने को कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, एग्जाम के रिलेटेड में इंट्रोडक्शन पैटर्न है। और जो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स है इस चैप्टर के, उसमें हम लोग को भी इसमें भी कोई ऐसा सच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है नीट में। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहला अपन अटेम्प्ट करेंगे वो होगा ये पिरामिड्स। तो पिरामिड्स हमको तीन याद रखने होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। एक एक्सपेंडिंग पिरामिड्स होता है, स्टेबल होता है और डिक्लाइनिंग होता है। तो एक्सपेंडिंग वाले में हमको क्या देखना है, ये चीज़ों को ध्यान रखना है। जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज है, रिप्रोडक्टिव एज है और प्री रिप्रोडक्टिव मतलब वो है जो रिप्रोडक्शन मतलब मेच्योर प्यूबर्टी के नीचे वाले हैं। आप मान सकते हैं, इसको याद रख सकते हो, चाइल्ड एज ग्रुप है जो आने वाला भविष्य है उस जगह का। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वो है वो जो प्यूबर्टी अटेंड कर चुका है। ठीक है, और उसके बाद जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो जीरियाट्रिक पेशेंट है, यानी कि बूढ़े लोग हैं या फिर जो थोड़े ओल्ड एज के पीपल होते हैं उन्हीं कहते हैं। तो जिस भी टाइम पे अगर जो प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि फ्यूचरिस्टिक जो बच्चे लोग का अगर पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, उनको अपन क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिंग है। अगर वो ज्यादा है, उसके बाद उससे कम है रिप्रोडक्टिव एज, और उसके बाद उससे भी कम है जो बूढ़ों का पॉपुलेशन है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिंग वाला। और स्टेबल वाला किसे कहते हैं, जिसमें जो रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव इक्वल होता है। अपन को उसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव से उतना खास ज्यादा मतलब नहीं होता है, लेकिन वो कम होता है। ठीक है, उसके बाद एक होता है डिक्लाइन, जिसमें जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो एक्चुअली में कम रहता है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है जो ज्यादा रहता है कंपेयर टू द प्री रिप्रोडक्टिव, यानी कि बच्चों से ज्यादा प्यूबर्टी वाले एज वाले होंगे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जगह पे ये पूछे जाते हैं। उसके बाद एक अपने को याद रखना है कि एन अपन पॉपुलेशन डेंसिटी को बोलते हैं, अपन को पता ही है। ठीक है, ये सारे ऐसे नॉट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है जो हमको समझाया गया है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि टाइगर का सेंसस कैसे किया जाता है हमारे यहाँ पे। तो टाइगर सेंसस है नेशनल पार्क में तीन तरीके से किया जाता है, जैसे कि पग मार्क्स होते हैं और फीकल पैलेट। पग मार्क मतलब जो शेर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके जो मार्क्स होते हैं, जहाँ वो चल के जाते हैं उसके जो मार्क्स होते हैं उसको काउंट किया जाता है। दूसरा उनकी फीकल मेटल, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है हमारी टाइगर की एक नेशनल पार्क में। ठीक है, उसके बाद आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में अपन को अलग अलग टाइप के जो ग्राफ्स है वो एक्चुअल में याद रखना होता है, उसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है। चार जो बेसिक पैरामीटर्स हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के वो होते हैं नेटेलिटी, मोर्टालिटी, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन। अब नेटेलिटी का मतलब क्या है, किसी का जन्म होना। इमाइग्रेशन मतलब कहीं दूर जगह या दूसरे जगह से इस पॉपुलेशन में कोई एंटर कर रहा है। मोर्टालिटी मतलब वो मर गया इंसान। इमिग्रेशन मतलब इस पॉपुलेशन डेंसिटी को छोड़ के कहीं दूसरे देश या दूसरी जगह पर वो चला गया। इस हिसाब से हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी को काउंट करते हैं। तो इसके जो चार जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या हुए, नेटेलिटी हो गया, इमिग्रेशन हो गया, मोर्टालिटी हो गया, इमिग्रेशन हो गया। ठीक है, इमिग्रेशन इमाइग्रेशन। ओके, और ये वाला फॉर्मूला हमको याद रखना है। ये एक फॉर्मूला पूछा जाता है डायरेक्टली यहाँ पे, एन टी प्लस वन एन टी। ये जो एन टी प्लस वन होता है न्यू पॉपुलेशन डेंसिटी को डिनोट कर रहा होता है। जो एन टी होता है टाइम टी पे, यानी कि ओल्ड पॉपुलेशन को डिनोट करेगा। उसके बाद ये बी से अपना क्या हो जाता है, बर्थ रेट होता है, यहाँ पे नेटेलिटी रेट हो गया मान लो। और ई से क्या होता है, यहाँ पे अपन पढ़ के ई माइग्रेशन, यानी कि जो उस पॉपुलेशन को ऐड कर रहा है। तो वो दो कंपोनेंट जो उस पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है, उससे अपन माइनस करेंगे किसको, वो जो दो कंपोनेंट जो पॉपुलेशन को घटा रहा है। घटा कौन कौन से रहते हैं अपन को पता है, डेथ यानी कि मोर्टालिटी और ई माइग्रेशन। ठीक है, तो इन चीज को अपन को याद रखना है, ये वाली उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं इसको देखते हुए कि दो फैक्टर जो बर्थ और डेथ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी, देयर आर टू फैक्टर अज्यूमिंग इंपॉर्टेंस ओनली अंडर द स्पेशल कंडीशन। यानी कि इसमें क्या है, जो इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन है, इन दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर उतने नहीं होते हैं जितने कि हमारे बर्थ और डेथ रेट रहता है। लेकिन अगर हम लोग किसी नए कॉलोनी में देखें, यानी कि नया पॉपुलेशन कहीं पे, जैसे मान के चले यहाँ पे चांद में कोई जाके बस जाता है, तो चांद में कोई बस गया तो वो एक नया पॉपुलेशन डेंसिटी क्रिएट हो रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे डेथ और बर्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है अपने के लिए, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन। इसी चीज को यहाँ पे बोला हुआ है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ मॉडल्स की। इसमें से दो ग्रोथ मॉडल हमको पूछे जाते हैं, एक्सपोनेंशियल वाला, दूसरा होता है लॉजिस्टिक वाला। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाले में अपन को क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है ये वाला जो ग्राफ है,
ठीक है। ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है जो ऊपर चलता जाता है, बिल्कुल इसमें जो स्टेबलनेस नहीं रहता है, सीधा ये स्टार्ट होगा और एक्सपोनेंशियली ग्रो करता चला जाएगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ये रहता है कि जो उसका सोर्सेस है अपने को अनलिमिटेड होती है, ये चीज अपने को याद रखना है। अनलिमिटेड सोर्स होता है तो कंपटीशन होता नहीं है, तो हर जो पॉपुलेशन है वो क्या करता है, अपने हिसाब से ग्रो करता चला जाता है, इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो कर रहा है। ठीक है। इसके लिए अपन को ये वाला एक जो इक्वेशन है वो याद रखना है, डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू बी माइनस डी इंटू एन। एन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। डी एन बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है। और इसको अगर बी और डी को अपन आर ले लें तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये दोनों ही फॉर्म पूछे जाते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखते हुए चलना है अपने को। उसके बाद होता है अपना इंट्रिंसिक रेट, या आर को इंट्रिंसिक रेट कहा जाता है, ये चीज भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है। और अपन को पता है आर क्या था, बी माइनस डी, है ना, ये चीज को याद रखना है। ओके। इसे क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, तो ये भी अपने को याद रखते चलना, ये भी पूछा जाता है। ओके। और दूसरा जो इक्वेशन अपन को याद रखना है वो ये है, एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट ई आर टी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, इसमें किसको क्या बोलते हैं वो आप रिवाइज कर लीजिएगा यहाँ से देख के। जो एन टी होता है वो पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी है, यानी कि नया वाला पॉपुलेशन। एन नॉट जो है वो पॉपुलेशन एट टाइम जीरो, यानी कि स्टडी के स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन था उसे हम एन नॉट कहते हैं। आर अपन ने अभी पढ़ ही लिया, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज को कहा जाता है। ई अपन को पता है द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स है, लॉगरिथम्स भी यूज किया जाता है। तो यहाँ से अपने को ये दो चीजें याद रखनी है। लॉजिस्टिक की जो ग्राफ होती है, लॉजिस्टिक वाला ग्रोथ जो होता है वो लॉजिक वाला ग्रोथ है। लॉजिक वाला ग्रोथ यानी कि अनलिमिटेड कंपोनेंट हमारे पास सोर्सेस के नहीं होते वहाँ पे। ठीक है। अनलिमिटेड कंटेंट हमारे पास नहीं होता है, इसमें लिमिटेड खाना होता है, तो जो फेसेस होते हैं, अलग अलग फेस ये ग्राफ शो करता है, इसे हम सिग्मॉइड या फिर एस शेप ग्राफ बोलते हैं। ये दोनों पूछा जाता है कि एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कौन सा है, लॉजिस्टिक का ग्राफ कौन सा है, राइट। तो ये दोनों अपन को याद रख के चलना है। ये एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से इंपॉर्टेंट है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है, इसमें लिमिटेड सोर्स ऑफ जो हमारे पास खाना रहता है वो होता है, और इसमें एज सच कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ये वाला आपको दोनों को इक्वेशंस को याद रखना है। उसमें क्या था, डी एन बाई डी टी आर इन टू एन, और यहाँ पे डी एन बाई डी टी आर एन और के माइनस एन बाई के। अब के क्या होता है, के होता है लिमिटिंग फैक्टर या कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द नेचर, है ना। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द नेचर मतलब इतना खाना है, इतने ही 200 पॉपुलेशन तक के खाने को ही ये नेचर संभाल सकता है, मतलब 200 पॉपुलेशन, उससे ऊपर जाएगा तो पॉपुलेशन को कैरी नेचर नहीं कर पाएगा, इसी को बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। तो ये इक्वेशन पूछा जाता है कई बार। और ये जो शेप ऑफ ग्राफ रहता है ये भी हमको पूछा जाता है, सिग्मॉइड शेप ऑफ ग्राफ, है ना, ये याद रखते हुए चलना है। तो ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंस खत्म हो गए यहाँ पे। उसके बाद अपने पास आता है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस, है ना। तो इसमें अपन को क्या देखना है कि पॉपुलेशन जो होता है इवॉल्व करता है मैक्सिमम देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जैसे कि डार्विन के फिटनेस से बताया गया था, अपने फिटनेस के हिसाब जितना ज्यादा एक पॉपुलेशन में जो इवॉल्व करके फिट रहेगा सर्वाइवल के लिए, उसका जो ग्रोथ रेट है या हाई आर वैल्यू उसकी हम लोग को दिखेगी। आर वैल्यू क्या होती है हम लोग पहली स्लाइड में अपन पढ़ चुके हैं। उसमें अपन को कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये एग्जांपल्स पूछे जाते हैं नीट में कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो ओनली वन टाइम ब्रीड करते हैं, तो उसमें पैसिफिक सैल्मन फिश आता है, सैल्मन भाई से याद रख लो एक ही बार ब्रीड करता है। दूसरा आता है बैम्बू, तो ये दोनों है एक ही टाइम ब्रीड करता है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन या फिर एग्जांपल वाइज क्वेश्चन में आते हैं, पूछे जाते हैं। अदर ब्रीड्स हैं जो मेनी टाइम्स करते हैं, तो उसमें अपने बर्ड्स और मैमल्स हैं, जैसे कि हम और बर्ड्स हो गए। ठीक है। सम प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे उनके और छोटे 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 बच्चे होंगे, तो उसमें एग्जांपल्स आते हैं ऑयस्टर्स और प्लाजिक फिशेस। ठीक है। और कुछ होते हैं जो स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग देते हैं, मतलब नंबर ऑफ जो प्रोजेनी है वो कम रहेगा लेकिन उनका साइज बहुत ज्यादा रहता है, तो उसकी एग्जांपल अपने बर्ड्स और मैमल्स है। तो अपने को याद रखना है ब्रीड वंश वाले कौन से हो गए, पैसिफिक सैल्मन फिश हो गया और बेम्बू हो गया। ठीक है। पीबी हो गया जो एक ही बार हमारा ब्रीड करता है, और दूसरे होते हैं कि बहुत बार ब्रीड करने वाले, उसमें अपने बर्ड्स और मैमल्स आ गए। ठीक है। उसके बाद अपन क्या देखेंगे कि छोटे जिनके जो प्रोजेनी है वो बहुत नंबर में होता है लेकिन छोटे साइज में रहता है, उसमें ऑयस्टर्स आ गए और प्याजिक फिशेस आ गए। ठीक है। उसके बाद अपन देखें कि जो प्रोड्यूस करते हैं प्रोजेनी कम है लेकिन उनका जो साइज है वो बहुत ज्यादा रहता है, उसमें हमारे नॉर्मली बर्ड्स और मैमल्स आ गए, राइट। तो ये सारे एग्जांपल्स हमको याद रखना है। अगला आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे हम लोग को क्या क्या याद रखना है, अलग अलग टाइप के होते हैं। इंटर स्पेसिफिक जो कंपटीशन है उसके ऊपर बेसिस है, क्या क्या है अपने पास, म्यूचुअलिज्म है, कंपटीशन है, प्रीडिएशन है, पैरासिटिज्म है, कमेंसलिज्म है, एमेंसलिज्म है। एक बार क्विक अपन इसमें जो है रिवाइज कर लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं।
अपन इसको पढ़ेंगे फायदे और घाटे के टर्म्स में। तो म्यूचुअलिज्म जो रहता है उसमें दोनों ही जो आपस में दो स्पीसीज वो कर रहे हैं उन दोनों को फायदा होगा, इसलिए इसको म्यूचुअलिज्म बोलेंगे। कंपटीशन में क्या होगा कि दोनों को ही घाटा होगा। इस चीज को याद रखते चले जाओ। अभी एक्सप्लेन करने का टाइम है नहीं अपने पास, ये आप पहले पढ़ चुके होंगे क्यों होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन में, याद रखना कि हर बार कंपटीशन वाला चीज बोलते हैं कि कंपटीशन में दोनों को ही घाटा होता है, किसी एक का फायदा नहीं होता है। प्रीडिएशन में क्या होगा, जो जीतेगा उसको फायदा होगा, यानी कि एक स्पीसीज को फायदा होगा। पैरासिटिज्म में भी सेम होता है, एक स्पीसीज को फायदा होता है, दूसरे को घाटा होता है। कमेंशलिज्म में क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट होता है, कमेंशलिज्म एक को फायदा होगा, दूसरे को उससे कोई नहीं नुकसान होगा ना फायदा होगा, इस टाइप का होता है। और मेंशलिज्म क्या होता है कि एक को घाटा होगा और दूसरे को कुछ भी फायदा नहीं होगा, यानी कि टोटली देखा जाए तो इस इंटरेक्शन में किसी भी एनिमल का कोई फायदा नहीं है, उल्टा घाटा ही है, तो इसको एमेंशलिज्म बोलते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है। ठीक है, तो एक एक करके अपन इसका एग्जांपल याद रखेंगे। प्रीडिएशंस में देखेंगे, प्रीडिएशन इसमें यही कहा गया है कि एक जो बर्ड है जो सीड को खा रही है वो भी एक प्रेडिएटर से कम नहीं है। जैसे कि लायन को हम एज अ प्रेडिएटर हमेशा देखते हैं, हिरन को खाता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमारे बर्ड्स है वो भी सीड को अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो वो भी एक प्रीडेशन के अंदर आता है, यानी कि हर्बीवोर्स जो हो गए वो भी एक प्रीडिएटर कहलाते हैं। इसके अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ था अपने को एक्सोटिक स्पीसीज को, कैक्टस के। ठीक है, जिसका नाम था प्रिकली पियर कैक्टस, ये याद रखना है। प्रीडिएशन में इसका नेचुरल प्रीडिएटर जो है एब्सेंट था नेचर में, इसलिए ये जो है बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था। उसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया से इसके नेचुरल प्रीडिएटर को लेके आए, और इसके बाद वो एक मॉथ था। ठीक है, प्रीडिएटर इसका किसका, प्रिकली पियर कैक्टस का। इसका जब मॉथ को लेके आए तो ये मॉथ ने क्या किया, प्रिकली कैक्टस को जो है वो खा दिया, और उसके बाद कैक्टस की जो ग्रोथ है, इन्वेजिव ग्रोथ थी, उसको रोक दिया गया। तो इसको याद रखना है। ठीक है, एक्सोटिक स्पीसीज का मतलब होता है कि वो स्पीसीज जो हमारे यहाँ पे या लोकल किसी रीजन में नहीं पाई जाती, कहीं और से अगर उसको हम लोग कैरी करके ले आते हैं और उसका नेचुरल प्रेडिएटर हमारे यहाँ पे लोकल एरिया पे प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो इन्वेजिवली ग्रो करती है बहुत ज्यादा, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सोटिक स्पीसीज है और इन्वेजिव ग्रो कर रही है। उसके लिए अपने प्रेडिएटर ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे, जो एक मौत था। तो एग्जाम्पल को याद रखना है, किसके अंदर का एग्जाम्पल है, प्रेडिएशन के अंदर का एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद आने वाले में क्या देखते हैं अपन, प्रीडिएटर का एक और एग्जांपल दिया हुआ है, स्टारफिश पिशास्टर। अब ये क्या करता है कि स्टारफिश पिशास्टर अगर यहाँ पे मैनेज है तो ये स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन को भी मैनेज करके रखता है। यही चीज का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टारफिश पिशास्टर जब तक की अवेलेबल थी तो जो इंटर दूसरे दूसरे स्पीसीज थे आपस के इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के कारण मरे नहीं, और इसके होने की वजह से क्या हुआ कि स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन बनी गई। लेकिन जैसे ही स्टारफिश डिसास्टर को हटा दिया गया, वहां पे क्या हुआ कि देखा गया कि कुछ कुछ इन्वर्टिब्रेट जो है वो एक्सटिंक्ट होते चले गए। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन बन जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद देखा गया कि प्रे स्पीसीज इसका जो नेचर होता है, अ, जैसे प्रीडिएटर है, प्रीडिएटर के बारे में हमने सब पढ़ लिया। प्रे उसको बोला जाता है जिसका प्रीडिएशन हो रहा है, यानी कि जैसे अगर शेर और हिरण का एग्जांपल लें तो शेर जो है वो प्रीडिएटर है और जो हिरण है वो प्रे है। ठीक है, तो प्री जो होता है वो भी अब प्रीडेशन प्रीडेशन से बचने के लिए अपनी तरकीब लगाता है। तो सबसे पहले तो तरकीब जो होता है वो होता है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज में क्या होता है कि आप कैमोफ्लेज जानते ही होंगे कि अपने आप को कलर में उस तरीके से ढाल देना जिस तरीके से आप जो प्रीडेटर है उसको दिखो ना। तो उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है मोनार्क बटरफ्लाई। ये एग्जांपल बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो मोनार्क बटरफ्लाई से हाईली डिस्टेस्टफुल। अब क्या होता है कि इसमें ये अपने लार्वल स्टेज में कैसे केमिकल को इंजेस्ट करती है जिससे ये क्या हो जाती है कि बहुत ज्यादा कड़वी हो जाती है स्वाद में, तो इस वजह से इसको खाया नहीं जाता। तो मोनार्क बटरफ्लाई का एग्जाम्पल अपने को याद रखना है। उसके बाद ये होता है कि ये पाती कहाँ से, कैटरपिलर कैटरपिलर स्टेज में इसने एक्वायर किया होता है इस जो नेचर है, केमिकल नेचर को, जिससे इसका टेस्ट जो है डिस्टेस्टफुल हुआ है। और वो किससे मिलता है इसको, जब ये फीड करती है पॉइजनस वीड के ऊपर, वो भी कभी स्टेज में, कैटरपिलर। तो तीन चीजें याद रखना है, मोनार्क बटरफ्लाई को याद रखना है, कैटरपिलर स्टेज में। पहली बात तो यह है कि ये डिस्टेस्टफुल है, और कैटरपिलर स्टेज में इसने एक पॉइजनस वीड के ऊपर मतलब पॉइजनस वीड को खाया था, उससे इसे केमिकल मिला जिससे ये डिस्टेस्टफुल हो गई है। ठीक है, तो ये अपन प्रे के बारे में जाने। उसके बाद एक और चीज है, अपन जैसे कि अपन देखते हैं थॉर्न्स हो गए, कई कांटे लगे हुए होते हैं पेड़ पौधों में, वो भी इसलिए रहते हैं ताकि जो है दूसरा ऑर्गेनिज्म आगे हर्बीवोर आके इसको खा ना पाए। तो ये भी एग्जांपल दे रखे हैं इसके, एकेशिया कैक्टस, ये सारे के सारे। दूसरा चीज आता है अपने को इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कैलोट्रोपिस के बारे में। कैलोट्रोपिस का क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होता है इसके अंदर, इस वजह से इसको जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे जो चर्निंग ऑर्गेनिज्म है वो नहीं खाते हैं। ठीक है, कंपटीशन में आते हैं। दूसरा अपन का कंपटीशन में क्या, दोनों को
घाटा होने वाला है। ठीक है, तो कंपटीशन में अलग अलग टाइप का हम लोग को देखा गया। सबसे पहले अपन देखे थे डार्विन, इसके बारे में बताया था, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोर्टेंट फोर्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। ठीक है, पहला एग्जांपल जो अपन को कंपटीशन के अंदर याद रखना है, विजिटिंग फ्लेमिंगोज एंड रेसिडेंट फिशेस के था। फ्लेमिंगोज आती थी, वहां की फिशेस थी, और दोनों के बीच में खाने को लेकर झगड़ा होता था। जू प्लैंकटन उनका खाना था। ओके, राइट। तो यहाँ पे रिसोर्सेज जो है लिमिटेड होना जरूरी नहीं है, और अनलिमिटेड रिसोर्सेज में भी कंपटीशन हो सकता है। इस तरीके का थ्योरेटिकल पॉइंट्स है वो सब आप पढ़ चुके होंगे। अपन को सिर्फ अभी फोकस करना है इस वीडियो में, जल्दी खत्म करते हैं, जिसको सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है जो आए पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो उसमें से अपन को एक ठोक एग्जाम्पल था, जो गॉस का एक फील्ड एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट थे। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कॉम्पिटिटिव सुपीरियर स्पीसीज विल इवेंचुअली एलिमिनेट। यानी कि इन्होंने ये बताया था कि जब खाना लिमिटेड हो जाएगा या रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो ऑब्वियस है कंपटीशन होगा, जो लेस स्पेसिफिक या लेस पोटेंट स्पीसीज होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। इस चीज को इन्होंने बताया था, किसने, बॉस ने। अलग अलग एक्सपेरिमेंट थे एक्चुअली में, अपन को उसको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन इस पे आता है, एबिंगटन टोटाइज में, गैलापागोस आइलैंड में एबिंगटन टोटाइज थे, वो एक्सटेंट हो गए, बिकन एक्सटेंट, जिसके किसके बाद गोट्स को अगर वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था गैलापागोस आइलैंड में, इस वजह से एबिंगटन टोटाइज जो थे वो क्या हो गए थे, एक्सटेंट हो गए थे। ठीक है, रीजन आपको पता है कि ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी था किसका, गोट्स जो थे वो अच्छे से चर पा रहे थे कंपेयर टू द वेंटल टोटाइस। इस वजह से ये खाना नहीं खा पाए, लेस पोटेंट स्पीसीज हुए और एक्सटेंट हो गए। तो ये एक एग्जांपल था उसका। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आता है अपने पास कॉम्पिटिटिव रिलीज का। कॉम्पिटिटिव रिलीज का क्या होता है कि अगर दो स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये वाला स्पीसीज अगर मोर पोटेंट है, सॉरी, ये वाला स्पीसीज अगर मोर पोटेंट है, तो ये स्पीसीज जब तक रहेगा तो ये स्पीसीज खुल के ग्रो नहीं कर पाएगा। जब ये स्पीसीज को हम लोग यहाँ से काट के हटा दिए तो ये स्पीसीज हर जगह फैल जाएगा। इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज, यानी कि कुछ रिलीज मिल जाना अपने सुपीरियर कॉम्पिटेंस से। तो यहाँ पे अपन को एग्जाम्पल किसका दिया हुआ था, यहाँ पे कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट से अपन को एग्जाम्पल मिला था। कौन कौन सा सुपीरियर स्पीसीज याद रखना है, पूछा जाता है। सुपीरियर बार्निकल को बोला जाता है, और उसके बाद जो इंफीरियर स्पीसीज था, ठीक है, वो था बार्निकल चेथामुलस। ठीक है, बड़ा वाला बार्निकल बेलानस, बड़े से याद रखना बलानस, और छोटे से याद रखना सी से छोटा, सी से चेथामुलस। ठीक है, चेथामुलस ये छोटा वाला था, जो बेलेनस वाला था वो सुपीरियर था, चेथामुलस वाला इंफीरियर था। तो ये कॉम्पिटिटिव रिलीज का एग्जांपल था। एक्सपेरिमेंट का नाम था कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। यह सब आप पढ़े होंगे, हम बस सुपरफिशियली एक बार फटाफट रिवाइज कर रहे हैं ताकि आप इसको कोप अप कर पाए, वापस से आपको एक रिवाइज मिल सके। ठीक है, गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वही था जो अभी हम लोग सुन के आए कि अगर लिमिटेड रिसोर्स होगा तो जो पोटेंट स्पीसीज होगा वो बचेगा, दूसरा वाला स्पीसीज चला जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था कि दो स्पीसीज अगर आपस में compete कर रहे हैं किसी रिसोर्स को लेके तो वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं होता है। इसका अपन को एक ट्रेडमार्क एग्जाम्पल मिला था, जिसमें जो एग्जाम्पल अपन को याद रखना है, मार्क आर्थर के, मैक आर्थर के डिफरेंट वार्बल्स के बारे में है ना। इनके पास क्या था, डिफरेंट फोरेजिंग टाइम था, दोनों के दोनों एक ही पेड़ में खाना खाने जाते थे, और इन दोनों ने जो मैकाथर के वार्बल से वो क्या किए थे कि टाइम का डिफरेंशिएशन कर लिए थे, कि एक ने बोला था कि मैं सुबह आके खाऊंगा, दूसरा बोला था मैं शाम के आके खाऊंगा। इस वजह से इन्होंने क्या कर लिया था, रिसोर्स पार्टीशनिंग के ऊपर भी बहुत अच्छा, बहुत बार आपके क्वेश्चन आ चुका है, वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, दोनों के बिहेवियरल डिफरेंस था फोरेजिंग एक्टिविटीज में। कौन से थे, मैकार्थर के वार्बल से, ये चीज याद रखना है। फिर आता है पैरासिटिज्म, दो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को फायदा एक को घाटा होता है। तो पैरासिटिज्म में दो टाइप के पैरासाइट्स होते हैं, तो एक्टो पैरासाइट्स होते हैं यानी कि जो बाहर रहेंगे, और एक होते हैं एंडो पैरासाइट, है ना। एंडो पैरासाइट जो होता है वो अंदर इफेक्ट करता है। ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है कि अब ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, जैसे जैसे होस्ट इवॉल्व करता है ये भी को इवॉल्व करते हैं, कौन, पैरासाइट्स। ठीक है, तभी तो उनकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी, वो जी पाएंगे होस्ट के अंदर। तो क्या क्या चीजें ये कर सकते हैं कि पैरासाइट इवॉल्व स्पेशल एडेप्टेशन सच एज लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, जितने भी अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनको हटाते हैं। एडहेसिव ऑर्गन्स और सकर्स जो है जो उनको क्लीन करने में मदद करते हैं होस्ट से, उनको लेके आते हैं। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम
एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। डाइजेस्टिव सिस्टम को लॉस करता है क्योंकि डायरेक्टली उनको डाइजेस्ट तो करना नहीं है, डायरेक्टली न्यूट्रिशन किससे मिलेगा, होस्ट से मिलेगा, बस उसको सिमुलेट करना है। इस वजह से उनके पास सक्कर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एडेंसिव ऑर्गन्स भी हैं जिनसे वो रुक के न्यूट्रिशन को ले सकते हैं। उसके बाद क्या है कि हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाती है कि रिप्रोडक्शन ज़्यादा तरीके से होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि पैरासाइट और ग्रो करेगा होस्ट के अंदर और एट लास्ट वो डोमिनेट करके होस्ट को खत्म कर देगा। ठीक है, इसी का एक एग्जांपल है द ह्यूमन लिवर फ्लू। ठीक है, ये भी टिमाटोड है, होस्ट स्नेल एंड अ फिश टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। द मलेरियल पैरासाइट नीड अ वेक्टर टू स्प्रेड ओवर द होस्ट। ये सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट होते हैं नहीं, बस आपको याद रखने, लिवर फ्लू पैरासाइट में आ जाता है। ठीक है, इसके ये चीज पूछा जाता है, टू इंटरमीडिएट होस्ट। लिवर फ्लू के दो इंटरमीडिएट होस्ट पूछे जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्नेल होता है और फिश होता है। ठीक है, और उसका मेन जो होस्ट रहता है वो कौन सा रहता है, ह्यूमन रहता है। ओके, ये चीज याद रखना है अपने को, इंटरमीडिएट होस्ट पूछे जाते हैं, नीट में पूछा जा चुका है, इसको याद रखने का है। ठीक है, कुछ बातें एक्टोपैरासाइट्स के बारे में लिखे हैं, अब इसमें एग्जांपल्स याद रखने हैं अपने को। पहला लाइस हो गया, दूसरा टिक्स ऑन डॉग्स हो गए। ठीक है, कोपेपॉड्स हो गया, कस्क्यूटा हो गया। कोपेपॉड्स और कस्क्यूटा पैरासिटिक प्लांट्स है जो कि क्या करते हैं, हेज प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं और उनका क्लोरोफिल खुद के पास नहीं रहता, और इवोल्यूशन से ये अपना क्लोरोफिल को लूज किए रहते हैं, उसके बाद होस्ट प्लांट में रह के उनसे न्यूट्रिशन डायरेक्टली डिराइव करते हैं। ठीक है, एक्टोपैरासाइट्स अपन को पता है, नाम से ही पता लग रहा है, एक्टो बाहर रहते थे, एंडो क्या होंगे, अंदर रहेंगे। तो एंडोपैरासाइट्स का जो साइकिल रहता है मोर कॉम्प्लेक्स रहता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट में पूछी जा सकती है कि एंडोपैरासाइट्स का लाइफस्टाइल एक्टोपैरासाइट से क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है। ठीक है, ये चीजें पूछी जाती है, इस चीज को याद रखना है अपने को। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल है जो नीट में बहुत बार पूछा जाता है, ब्रूड पैरासिटिज्म में बर्ड्स में दिखता है। बर्ड्स और किस में दिखता है अपन को, कुक्कू में दिखता है। ठीक है, बर्ड्स ले करती है एग को और कुक्कू भी उसके साथ अपना जो एग है ले कर देता है, और कुक्कू का एग्स का पीरियड जो होता है वो बर्ड्स के साथ सेम रहता है, तो उनके एग्स को, कुक्कू के एग्स को भी बर्ड्स जो है वो इंक्यूबेट करती है। ठीक है, तो ये चीज अपने को देख लेना है। कुक्कू बर्ड, सॉरी, कुक्कू जो है अपनी बर्ड है कोयल, उसके नेस्ट में क्रो अपने एग्स को भी इंक्यूबेट कराने के लिए छोड़ता है। जो क्रो के एग्स हैं वो कुक्कू के एग से एकदम सिमिलर दिखते हैं इवॉल्व करके, इसलिए ये पैरासिटिज्म है, इसे हम लोग ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं। लोकली भी हम लोग को अपने इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है, और नीट में बहुत बार इसके ऊपर भी सवाल आया हुआ है। ठीक है, अगला आता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में अपने को क्या याद रखना है, कमेंसलिज्म में क्या होगा, एक को फायदा होगा, दूसरे को कोई घाटा या नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। तो कमेंसलिज्म में अपन को ऑर्किड का याद रखना है, जो कि एज अ एपीफाइट ऑन मैंगो ब्रांच को करता है। जैसे कि ये मैंगो की ब्रांच है, यहाँ पे ऑर्किड ग्रो कर जाएगा, यहाँ से इसको क्या होगा, प्रॉपर सनलाइट वगैरह मिलेगा, इसके पास खुद का क्लोरोफिल है, खुद खाना बनाएगा, खुद खाएगा, तो कोई भी डैमेज मैंगो को इससे नहीं हो रहा है, ना कोई फायदा हो रहा है, लेकिन ऑर्किड को इससे फायदा हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल है। कैटल ग्रेज और ग्रेजिंग कैटल, इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे जैसे एक कैटल, जैसे कि मान के चलो एक तुम्हारी गाय है, वो निकल रही है ग्रेजिंग के लिए, तो ये जब चलती है, छोटे छोटे जो है ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो बाहर निकलते हैं, तो इसको क्या करता है, जो एरगट्स होते हैं इसके साथ जो कैटल के चलते रहते हैं, वो एरगट्स क्या करते हैं, इनको खा लेते हैं, तो इनका फायदा हो रहा है, ऑब्वियसली इनको खाना मिल रहा है, और इससे बफेलो को या फिर आपके जो ग्रेजिंग कैटल है उसको कोई भी घाटा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है कॉमर्शियलिज्म में। दूसरा एक और एग्जांपल आता है सी एनीमोन का। अब सी एनीमोन के क्या पास रहता है, इसके पास हथियार होते हैं, स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, तो जो क्लाउन फिश होती है, क्लाउन फिश इस सी एनीमोन के साथ साथ चलती है, और साथ में जो आसपास से छोटे मोटे इसको खाना खाना रहता है, खा लेती है। लेकिन क्या होता है कि ये छोटे छोटे फिश को दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे जो सी के ऑर्गेनिज्म है, वो क्लाउन फिश को खाने इसलिए नहीं आते क्योंकि वो सी एनिमोन से डरते हैं, और सी एनिमोन क्या कर रहा है, सी एनिमोन इसको कुछ नहीं करता है, तो सी एनिमोन को ना फायदा हो रहा है ना घाटा हो रहा है, इसको उसके साथ रहने से कोई घाटा नहीं हो रहा है, लेकिन क्लाउन फिश को इससे ये फायदा हो रहा है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म उसको नहीं खा रहे। तो ये भी एग्जाम्पल है किसका, कॉमेंसलिज्म का। लास्ट चीज आता है अपना म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लाइकेन्स का। इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप हम लोग को दिखता है, लेकिन किसके बीच का एसोसिएशन है वो याद रखना है, फंगस और एल्गे के बीच का एसोसिएशन है। ठीक है, या फिर एल्गे की जगह हमारे को साइनोबैक्टीरिया भी मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा हुआ है, साइनोबैक्टीरिया के साथ भी होता है। दूसरा एक और एसोसिएशन होता है माइकोरिजा। माइकोरिजा किसके बीच में एसोसिएशन है, फंगाई और रूट्स के बीच में, किसके, हायर प्लांट्स के। यानी कि अपन को एक लाइकेन याद रखना है, लाइकेन में कौन है, फंगस है और एल्गे और साइनोबैक्टीरिया है। वैसे ही माइकोरिजा में कौन है,
फंगस तो है ही है, प्लस रूट्स हैं किसके, हायर प्लांट्स के है ना, रूट्स हैं हायर प्लांट्स के, तो वो इंपॉर्टेंट है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है, इसमें स्टेटमेंट आपको गलत सही में घुमा सकता है। ये एक एग्जांपल हो गया म्यूचुअलिज्म का, म्यूचुअलिज्म में उनको पता है दोनों साथ में रहते हैं और दोनों को फायदा होता है। अब वैसे ही अपन को अलग अलग एग्जांपल देखते हैं, प्लांट एनिमल रिलेशनशिप, जैसे पॉलिनेशन में अपन देखें कि प्लांट का जो पॉलिनेशन है इंसेक्ट करा रहे हैं, तो वो भी एक एग्जांपल म्यूचुअलिज्म के अंदर आ जाता है। एक जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल आता है अपना फिग का आता है, फिग में क्या होता है कि उसको जो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो इंसेक्ट है उसका, उसको अपना एग ले करने का जगह देता है, फिग फिग का ट्री, ठीक है, और उसके बदले में क्या होता है कि वो उसके साथ पॉलिनेशन करा देता है, तो उसका जो स्पीसीज है जो उसका पॉलिनेशन करा रहा है वो कौन सा रहता है, वास्प का कोई स्पीसीज रहता है, ठीक है, ये क्लियर अपने को याद रखना। तो अपन को ये चीज ये यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि एग ले करने के लिए देता है, साथ साथ उसके एग को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है और बदले में इसका क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है, फिग के ट्री का, तो ये एक एग्जांपल है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेटमेंट्स पे। और लास्ट जो यहाँ पे इस चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन जो बनता है वो ऑर्किड्स के ऊपर बनता है, जिसमें अपन को क्या देखने को मिलता है, स्यूडो कॉपुलेशन। स्यूडो कॉपुलेशन मतलब क्या होता है, जो बम्बल बी रहता है, बम्बल बी के साथ जो इसका जो ऑर्किड का फ्लावर है वो बम्बल बी फीमेल वाले को उसका शेप को रिटेन करता है ना, कि तो जो मेल बम्बल बी है उसको ऐसा लगता है कि फीमेल है, और एक्चुअल में वो ऑर्किड का एक फ्लावर होता है, और फीमेल जो मेल बम्बल बी है वो फीमेल सोच के उसके साथ कॉपुलेशन करने जाता है, कॉपुलेशन तो उसका होता नहीं है, लेकिन वो उस धोखे में क्या करता है कि पॉलिनेशन का काम कर जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडो कॉपुलेशन। पॉपुलेशन नहीं हो रहा है लेकिन को इवॉल्व करता है फ्लावर ऑफ ऑर्किड, कि जैसे जैसे अगर थोड़ा भी इसका कलर और अपीयरेंस में चेंज हो मेल के बम्बल बी में, वैसे ही वैसे वो क्या करता है फीमेल बम्बल बी को रिजेंबल करता है, यानी कि अपने भी शेप और कलर में वैसे चेंज लाता है ताकि मेल बम्बल बी को फीमेल बम्बल बी अपीयर हो और वो उसके साथ पॉपुलेट करने के लिए आए। तो ये लास्ट क्वेश्चन था यहाँ से, और इसके बाहर इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आई होप सो कि आपको हेल्प हुआ होगा एक क्विक रिवीजन करने में इस चैप्टर को। नेक्स्ट अपन वीडियो डालेंगे वो भी इकोलॉजी के यूनिट से ही रहेगा। Till that, goodbye. We will do better tomorrow.